चलिए, हेलो अमित जी, वेलकम टू माय एमपीजी की क्लास। जो भी नए विद्यार्थी हैं वो ज्वाइन कर लें, मुझे फटाफट सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं, 12:10 हो गए हैं। जो भी विद्यार्थी हैं लाइन से जुड़ते रहेंगे और वो विद्यार्थी मैं अपलोड कर दूंगा तो उस वीडियो को आगे भी वो देख पाएंगे प्लेलिस्ट से जाकर। चलिए आगे आइए, मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिले के बारे में अब शुरू करने वाले हैं। चलिए, अशोकनगर जिला, ठीक है ना, इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ पिछली क्लास में जब एमसीक्यू सीरीज चालू की थी, जब मैंने इसको चालू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कृषि जी ने बोल दिया सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच कृषि जी। चलिए बताएं, अशोकनगर के बारे में हम बताने शुरू करते हैं। चंदेरी की पहाड़ियों और झीलों से घिरा हुआ अशोकनगर, ठीक है ना। सबसे बड़ी खासियत अशोकनगर की, ये चंदेरी की पहाड़ियों से और झीलों से घिरा हुआ नगर है अशोकनगर, ठीक है ना। और ये ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। गुड आफ्टरनून अतुलकर जी, ठीक है। चलिए, चंदेरी पहाड़ियों से घिरा हुआ और झीलों से घिरा हुआ। चंदेरी पहाड़ी हैं बिल्कुल, बहुत सारी वहाँ पर चंदेरी में, और झीलों से घिरा हुआ ये नगर है अशोकनगर, और ये ग्वालियर संभाग के जिले में आता है, ठीक है। और ये जिला ग्वालियर संभाग में आता है, सॉरी, ये है ग्वालियर, ठीक है ना। इसके इसी संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, ग्वालियर डिवीजन, ठीक है ना। और इसी डिवीजन के अंतर्गत आता है अशोकनगर, ये है अशोकनगर, ठीक है ना। मानचित्र में आपको समझा रहा हूं मैं, ये अशोकनगर है। और इस अशोकनगर में के बाजू से बहुत नदियां भी निकली हैं, ठीक है। नदियों के बारे में मैं आपको जानकारी पहले दे चुका हूं, 2 नदियां निकली हैं इसके बाजू से। आगे जाके इसका भी अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल हम बताएंगे आगे जाके। अतुलकर जी, आपने बताया 15 अगस्त 2003 को गुना से अलग करके इसको बनाया गया था, बिल्कुल इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। चलिए, ठीक है। और ग्वालियर संभाग, जैसे कि बता चुका हूँ, ग्वालियर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। ग्वालियर स्वयं आता है, दतिया आता है, शिवपुरी आता है, अशोकनगर और गुना। इस तरीके से ये पूरे पांच जिलों को मिलाकर ग्वालियर संभाग बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड्स पर लेके आते हैं। चलिए, अशोकनगर जो जिला है, प्रदेश की 2 नदियां सिंध और बेतवा के बीच स्थित है। मैंने आपको अभी बताया था, 2 नदियां हैं अशोकनगर के आजू बाजू, ठीक है ना। ये 2 नदियों के बीच में घिरा हुआ है अशोकनगर, ठीक है। और इसमें एक तरफ से सिंध नदी जाती है और दूसरी तरफ से बेतवा नदी जाती है, तो दोनों बॉर्डर को छूती है ये बहुत ही खूबसूरत जिला है अगर इसको भौगोलिक परिस्थिति में देखा जाए अशोकनगर को, ठीक है। इस तरफ से सिंध नदी जाती है, ठीक है ना, जो कि विदिशा के सिरोंज तहसील से निकली है, ध्यान दीजिएगा। और इधर से जाती है बेतवा नदी, ठीक है ना, जो रायसेन के कुमरा गांव से निकली है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये नदी है, ये है बेतवा नदी, और ये जो नदी है ये है सिंध नदी। पॉइंट को समझिएगा, यहाँ से निकलती है बेतवा के सिरोंज से, ये सिरोंज जो तहसील है वहां से निकलती है, और ये रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। आपको बता चुका हूं पहले भी। सर सतना पर वीडियो कब बनेंगे? देखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं, सतना का भी नंबर आएगा, लगातार बन रहे हैं। अभी ए सीरीज चालू हुई है, ए के बाद बी सी डी, तब जाके एस पे आएंगे, ठीक है। निश्चिंत रहिए, पूरे 52 जिलों पर हम लाइव वीडियो लेके आएंगे और सबके बारे में जानकारी देंगे। सतना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही अशोकनगर भी है, उतना ही ग्वालियर भी है, सारे जिले हैं, ठीक है ना। डोंट वरी, आपको सभी जिलों के बारे में पढ़ना है और सभी पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्या नाम है? यमराज, यमराज जी, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में मैंने जो बताया ये क्लियर हो गया आपको? एनी डाउट? अतुलकर जी ने जो बताया उसको नोट कीजिएगा। 15 अगस्त 2003 को ये गुना जो जिला है उसे अलग करके बनाया।
तहसीलों के बारे में बता रहे हैं अमित राय जी। जी हाँ, उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। आप भूल गए हैं तो क्या हुआ, हम बताएंगे सारी तहसील आपके बारे में, इसके बारे में। जी लीजिए, मानचित्र भी आ गया आपके सामने। इजीली यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द तहसील्स एंड द डिस्ट्रिक्ट सेल्फ, ठीक है ना। जिला मुख्यालय अशोकनगर पड़ता है। बेसिक इंफॉर्मेशन है अशोकनगर के बारे में, और ये अशोकनगर का पूरा मानचित्र है, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, ठीक है ना। ये इसकी दिशा है, कौन सी दिशा में कौन सी तहसील पड़ती है, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अब इसके बारे में, तहसील के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। मानचित्र में आपको दिख ही रही है। ग्वालियर संभाग पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है अशोकनगर, ठीक है। चलिए, छोटी छोटी स्लाइड्स हैं, फटाफट बताऊंगा इसके बारे में। और इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल है 6774 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कई जगह पे इसको, सॉरी माफ कीजिएगा, 6000 बोल दिया, ये 4600, ठीक है ना। कई जगह 76 भी दिया हुआ है, कई जगह 74 भी दिया हुआ है, तो इसको आप समझिएगा, ठीक है। 4676 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसमें जो जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या कितनी रहती है इसमें, ये भी बता देता हूं मैं आपको। ये है 8,44,969। ये है 2011 के सेंसस के अनुसार, 2011 की जो जनगणना है ना, उसके अनुसार, ठीक है, गणना, ठीक है। ये हो गया क्लियर। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या है 8,44,989, सॉरी, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप, फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, ओके। चलिए, अभी क्लियर है। काफी बड़े उसमें दिखा रहा हूं मैं, आप अपने उसमें जूम आराम से कर सकते हैं। चलिए, ये आ गया इसका लिंगानुपात। लिंगानुपात यहाँ पर जो है वो 904 है, ठीक है ना। महिलाओं का और पुरुष का जो लिंगानुपात है, अगर महिला देखा जाए तो ये 904 है 1000 पुरुषों की तुलना में, तो ये है लिंगानुपात, ठीक है। क्लियर। चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं। ये आ गई अगली स्लाइड, जनघनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है 181 पर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर में जनसंख्या निवास करती है अशोकनगर में, ठीक है। दिस इज द डेंसिटी ऑफ अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी, एक स्क्वायर, एक वर्ग किलोमीटर में जनता जो निवास करती है, इसमें पब्लिक जो रहती है वो 181 है, ठीक है ना। 181 लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षरता का प्रतिशत, यहाँ पर जो साक्षरता का प्रतिशत है वो है 66.4%। 66.4% यहाँ पर लिटरेसी रेट है। साक्षरता, अशोकनगर की जो साक्षरता है वो 66.4% है, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़े अपन। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूरे भारत में अनाज मंडी के लिए अशोकनगर जिला है। जी बिल्कुल, बिल्कुल हम बताएंगे आपको। तहसीलें, तहसीलों के बारे में अब हम जान लेते हैं। यहाँ पर जो तहसीलें हैं, अशोकनगर, ईसागढ़, मुंगावली, चंदारी, सडोरा और नई सराय, ठीक है ना। इतनी तहसीलें हैं। कितनी, 1 2 3 4 5 और 6 तहसील हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो, ईसागढ़, चंदेरी, सडोरा, अशोकनगर,
और मूंगावली, ठीक है ना। और एक और है नई सराय, एक नई बनी है, ये भी एक तहसील है, इसमें दी नहीं हुई है मानचित्र में। नई सराय एक और तहसील है, ठीक है। अतुलकर जी बता रहे हैं अशोकनगर की मूंगावली में खुली जेल है। चलिए बहुत बढ़िया, सारे पॉइंट्स को आप क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, बाकी मैं भी आपको आगे बिल्कुल इसके बारे में क्लियर करूंगा। ये अशोकनगर के विकास खंड हैं, अशोकनगर, ईसागढ़, मूंगावली और चंदेरी। अशोकनगर में कुल 4 विकास खंड हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, ये आगे अगली स्लाइड। चलिए अशोकनगर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर को गुना जिले से पृथक करके ये नया जिला गठित किया गया था, जैसा कि आपने बताया था। किसी विद्यार्थी ने नाम रखो, किसने बताया था ये नाम? चलिए 15 अगस्त 2003 को गुना जिले से अलग करके इसको बनाया गया था। तो अतुलकर जी ये भी मैंने आपको यहाँ पर अभी कंफर्म कर दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर जिले को गुना जिले से अलग करके बनाया था। पहले ये गुना जिले की एक तहसील हुआ करता था, उसके बाद में इसको पृथक किया और उसके बाद में ये नया जिला बना 15 अगस्त 2003 को, ठीक है। चलिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, बाकी फिर मैं यहाँ पर बताऊंगा तो यू कैन क्रॉस चेक डायरेक्टली इनटू दैट स्लाइड, ओके। चलिए मौर्य सम्राट अशोक उज्जैन को जीतकर जाते समय यहाँ पर एक रात के लिए रुके थे इस क्षेत्र में, ठीक है ना। इसका जो नाम पड़ा अशोकनगर, वो क्यों पड़ा, इसके पीछे फैक्ट क्या है ये मालूम पड़ रहा है इसमें। जो मौर्य सम्राट थे, सम्राट अशोक, जब उन्होंने उज्जैन को जीतने के बाद में, ठीक है ना, ये यहाँ पर एक रात के लिए रुके थे, इस कारण से इस क्षेत्र का नाम अशोकनगर पड़ा, ठीक है। उज्जैन पर इन्होंने विजय हासिल की थी, उसके बाद में यहाँ पर एक रात के लिए इस क्षेत्र में रुके थे, रुकने के बाद में उस क्षेत्र का नाम अशोकनगर रखा गया, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे पहुंच रहे हैं। चलिए अशोकनगर को पूर्व में पदहार नाम से जाना जाता था, इसको पहले पदहार बोलते थे, ठीक है ना, पदहार नाम से ये जाना जाता था, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगली स्लाइड्स लेके आ रहे हैं। चलिए ये है अगली स्लाइड। 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रतिहार के जो शासक थे कीर्तिपाल, जैसा कि हमने आपको बताया, ठीक है ना, 10वीं और 11वीं शताब्दी में थे ये मेरे पास जो फैक्ट है वो 10वीं, और कई लोग इसमें कंफ्यूजन करते हैं 14वीं शताब्दी में, लेकिन ये 10वीं और 11वीं शताब्दी के मेरे पास है। तो यू कैन क्रॉस चेक इन योर सेल्फ विथ योर टेक्स्ट बुक वेयर फ्रॉम देयर यू आर स्टडिंग। विजिबिलिटी क्लियर है आप लोगों को? है जी, विजिबिलिटी क्लियर है? नहीं है? चलिए ठीक है, 10वीं और 11वीं ठीक है ना, जो प्रतिहार वंश के राजा कीर्तिपाल ने यहाँ पे चंदेरी की स्थापना की थी तथा इस नगर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, प्रतिहार नरेश, ठीक है। चलिए अगला स्लाइड्स पे चलते हैं, ये आ गया, ठीक है। पूरे भारत में सबसे बड़ी अनाज मंडी और सरबती गेहूं के लिए अशोकनगर जिला प्रसिद्ध है, ठीक है ना। पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी अनाज मंडी यहीं पर स्थित है अशोकनगर में, ठीक है ना। अभी एक विद्यार्थी ने हमें इसके बारे में बताया था, सबसे बड़ी अनाज मंडी है यहाँ पर, ठीक है ना। और सरबती गेहूं के लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है अशोकनगर, यहाँ पर सरबती गेहूं अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये लीजिए अगली स्लाइड आ गई। प्रसिद्ध करीला माता, ठीक है ना, करीला माता का जो मंदिर है सीता का, ठीक है ना, जो जहाँ पे सीता जी की प्रतिमा है जिसको करीला माता बोलते हैं, और लवकुश मंदिर ये अशोकनगर जिले में ही है। आपको अगर इसके बारे में जानकारी है, रंग पंचमी का जो उत्सव मनाया जाता है होली के बाद में जो 5वें दिन में आता है, वहां पर करीला की माता पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक है ना, वो यहीं पर लगता है अशोकनगर में, ठीक है ना। ये 35 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है ना। हर वर्ष रंग पंचमी पर लगने वाला मेला और राई नृत्य के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर राई नृत्य होता है, ठीक है ना, और साथ में यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है रंग पंचमी के समय पर, ठीक है। चलिए अगले अन्य फैक्ट भी आ गए। चंदेरी किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाजा कहा जाता है। खूनी दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध है चंदेरी किले का जो मेन डोर है, ठीक है ना। सर 5 जिलों को मिलाकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं और डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। अगर 5 जिले एक दिन में नहीं हुए तो अगले दिन जो फैक्ट छूट गए हैं उन्हें लीजिए। कौन से जिले पूछेंगे कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाल दें। चलिए इस पर भी हम बिल्कुल कर सकते हैं। हेमंत सोनारे जी, आप जो बोल रहे हैं 5 जिलों के ऊपर, बिल्कुल कर सकते हैं। अगले चीज बनाएंगे वो 5 जिलों पर आधारित बनाएंगे, ठीक है ना। उन 5 जिलों के बारे में पहले ही आपको बता देंगे सभी विद्यार्थियों को, तो उस पर आप लोग भी स्टडी करके आएंगे, ठीक है। बीच बीच में यहाँ से मेरा कनेक्शन जा रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। कनेक्शन में यहाँ पे एक्सीलेंट नहीं दिखा रहा है, लेकिन आज ही हो रहा है ये। बीच में एक बार क्लास भी चली गई थी। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कोशिश है, ठीक है। ठीक है सोनारे जी, हम बिल्कुल इसके बारे में बनाएंगे, है ना। चंदेरी किले का जो मुख्य दरवाजा है खूनी दरवाजा के नाम पर प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, चंदेरी नगर अपने ऐतिहासिक महत्व और साड़ी के लिए भी जाना जाता है। चंदेरी की जो साड़ियां हैं बहुत ही ज्यादा विश्व प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड फेमस है चंदेरी की साड़ियां, ठीक है, और जानी मानी हैं, काफी अच्छी प्रिंट और कढ़ाई के साथ में यहाँ पर ये बनाई जाती हैं। तो चंदेरी की साड़ी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और इसका एक ऐतिहासिक महत्व है चंदेरी के नगर का, ठीक है। इसके बारे में आपको जानकारी मैंने पहले भी बताई है कि चंदेरी का नगर इतिहास में क्या मायने रखता है और इतिहास में उसके लिए क्या क्या छुपा के रखा है। चलिए, शैव संप्रदाय का जो शैव संप्रदाय है उसका जो चंदन मठ है वो अशोकनगर जिले में स्थित है, ठीक है, चंदन मठ संप्रदाय का। चलिए ये पॉइंट भी आ गया, ठीक है ना, जो अतुलकर जी बोल रहे थे। अशोकनगर जिले में जो मूंगावली तहसील है वहां पर प्रदेश की पहली खुली जेल स्थित है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी चंदेरी के अलावा अन्य किसी स्थान पर तैयार नहीं की जा सकेगी, ठीक है, ठीक है। मूंगावली तहसील में प्रदेश की पहली खुली जेल स्थित है। चलिए ये आ गया अगला पॉइंट। चंदेरी जैसे कि बताया इतिहास की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतिहास से जुड़े हुए बहुत से पहलू चंदेरी अशोकनगर में छुपे हुए हैं, तो आप लोग बिल्कुल उसको ऐतिहासिक वे में हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इसको पक्का याद कर लें, क्योंकि हिस्ट्री से ही क्वेश्चन इसमें सबसे अधिक बनने की कोशिश रहती है। तो चंदेरी किले पर स्थित जो जौहर कुंड है, ठीक है ना, वो जौहर के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, याद रखना। यहाँ पर क्या माना जाता है कि जहाँ पर जब बाबर का आक्रमण हुआ था
बाबर ने जब आक्रमण किया था, ठीक है, और कब किया था इनने? जब प्रतिहार वंश वहां पर राज करता था, उस समय बाबर ने आक्रमण किया था। तो उस समय 800 से अधिक राजपूत रानियों ने अग्नि कुंड में जलकर भस्म हो गई थी। अपनी आत्मरक्षा के लिए इन्होंने आत्मदाह किया था वहां के जौहर कुंड में, ठीक है ना। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो चंदेरी की किले का जौहर कुंड है वो इसी के लिए माना जाता है, बाबर ने आक्रमण किया था ये, ठीक है। और वहां पे जो राजा था उनकी 2 बेटियों का विवाह हुमायूं के साथ में किया था, ठीक है जी। नवजीवन शिखर नाम से है ये जेल। चलिए नवीन नवजीवन, चलिए जेल का नाम बता रहे हैं आप, नवजीवन शिखर के नाम से है ये जेल यहाँ पर मुंगावली में। चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। चंदेरी के इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं वो कौन कौन से हैं? चंदेरी का किला, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिहार वंश ने यहाँ पर इस किले का निर्माण कराया था, राजा नरेश कीर्तिपाल ने, उनको नरेश बोलते थे। चंदेरी का जौहर कुंड, ठीक है, अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया। जौहर कुंड यहाँ पे कि बाबर ने आक्रमण किया था, उस समय यहाँ की जो राजपूत रानियां थी, गुर्जर प्रतिहार की जो रानियां थी, प्रतिहार वंश की 800 से अधिक राजपूत रानियों ने यहाँ पर इस अग्निकुंड में जलकर भस्म हो गई थी। ये जौहर कुंड इसलिए प्रसिद्ध है। हवा महल यहाँ का, ठीक है ना, और यहाँ का नौखंडा महल, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अशोकनगर में एक हवा महल है इंपॉर्टेंट, नौखंडा, और चंदेरी की किले का खूनी दरवाजा, ठीक है ना, ये बता दिया यहाँ पर। खूनी दरवाजा के बारे में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुंगावली की खुली जेल, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और करीला, करीला भी यहाँ पे प्रसिद्ध है। करीला में जो सीता मैया का मंदिर है, यहाँ पे की रंग पंचमी के समय में मेला लगता है और यहाँ पर राई नृत्य किया जाता है, ठीक है जी। बिल्कुल अतुलकर जी, शैव संप्रदाय का चंदन मठ है यहाँ पर। चलिए अगली स्लाइड आ रही है। धार्मिक स्थल के बारे में भी इसमें मैंने दिया हुआ है, ठीक है ना। कदवाया मंदिर, करीला माता का मंदिर, आनंदपुर स्थित शिव मंदिर, ठीक है ना, कदवाया स्थित बीजेसेन माता का मंदिर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि धार्मिक स्थल हैं, जो कि अशोकनगर में स्थित हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको साथ में इसके साथ में लूंगा, ठीक है। चलिए जो अन्य इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं अशोकनगर में वो मैं आपको बता रहा हूं। अशोकनगर, ठीक है, तो इसमें और भी फैक्ट जो कि मैंने इसमें नहीं दिए हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। आनंदपुर में जो एक आश्रम है सिख समुदाय पर, वो भी यहाँ पर स्थापित किया गया है आनंदपुर में, आनंदपुर में, ठीक है ना, एक आश्रम है सिख समुदाय का, ठीक है, सिख समुदाय का एक यहां पर आश्रम है स्थित, ठीक है। और इसमें अतुलकर जी ने ये भी बताया था कि लव कुश का ये जन्मस्थली है, ठीक है, क्योंकि सीता मैया का मंदिर वहीं पे स्थित है, तो बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। और यहाँ पर चंदेरी में बादल महल भी है, ठीक है, चंदेरी का जो किला है वहां पर बादल महल भी है, हवा महल, बादल महल, ठीक है ना, नौखंडा महल, ये सब चंदेरी के किले में स्थित है। बादल महल और कोसक महल, कोसक महल ये भी यहां पर स्थित है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट प्लेस है यहां पर चंदेरी में, इसको भी आपको याद रखना है, बैजू बावरा,
बैजू बावरा के बारे में तो आप जानते होंगे। बैजू बावरा, इसकी यहाँ पर समाधि है बैजू बावरा की, जो कि एक महान संगीतकार थे। उनकी समाधि भी यहाँ पर स्थित है। तानसेन के समय के ये प्रसिद्ध संगीतकार रहे। तानसेन और बैजू बावरा, इन दोनों का एक बहुत बड़ा समारोह भी रखा गया था, ठीक है ना, जिसमें कि राग मल्हार और राग दीपक का एक समारोह रखा था। किसने? अकबर ने। मेघ मल्हार और दीपक राग। तो उसी में जो मेघ मल्हार था और दीपक राग, तो दीपक राग जलाया किया था शायद बैजू बावरा ने, और मेघ मल्हार जो राग था वो तानसेन जी ने किया था। तो इससे दीपक जल उठे थे बैजू बावरा की संगीत से, और उससे बारिश हो गई थी मेघ मल्हार से। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं। अद्भुत इनमें क्षमता थी संगीत की। इनके गले में, इनके कंठ में वाकई में ही सरस्वती का निवास था, है ना। तो तानसेन जी और बैजू बावरा, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, ठीक है ना। तानसेन जी की समाधि ग्वालियर में है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया कि दोनों क्षेत्र अपने पूर्व और पश्चिम में दोनों तरफ में नदी से बॉर्डर बनती है, ये बेतवा और सिंध नदी से, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर दो बांध भी हैं, मोल बांध और कोच बांध, इसके बारे में इसमें जानकारी मिल रही है। बाकी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। चलिए, अशोकनगर जिले के ऊपर में मैंने ज्यादा जितने भी फैक्ट्स थे वो सब मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई फैक्ट्स हो तो आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। डेफिनेटली वी विल डिस्कस टुगेदर। तो सभी विद्यार्थी जो अभी साथ में हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। और अशोकनगर जिला अब खत्म हो गया, इसके बाद में अगला जिला आपके सामने मैं लेके आऊंगा, ठीक है ना। वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बारे में हो सकता है मैं अभी आपको कमेंट के माध्यम से भी बता दूं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। 3 बजे फिर मिलते हैं हम, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री पर वो क्लास रहेगी, उसके अगले 25 क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। आज मॉडर्न हिस्ट्री की ये आखिरी क्लास होगी जिसमें कि अपन अगले 25 क्वेश्चन इसमें लेके आएंगे। इसके बाद में फिर अगली क्लास कल मैं आपको आज शाम को नोटिफिकेशन में लगा दूंगा, जो कि कल रहेगी। चलिए, अतुलकर जी बोल रहे हैं महाभारत काल में शिशुपाल के राजा, शिशुपाल यहाँ के राजा थे, भगवान कृष्ण ने मारा था। अच्छा, शिशुपाल तो चेदी नरेश थे। महाभारत काल में जो शिशुपाल थे वो चेदी नरेश थे तो अतुलकर जी, और चेदी जो थी वो शायद इधर है विंध्य क्षेत्र में आता था। जो महाजनपद था चेदी, 2 ही जनपद रहे यहाँ पर, एक अवंती और एक चेदी। तो शिशुपाल जो थे वो चेदी नरेश थे, ठीक है ना, जो कि मगध नरेश जरासंध के मित्र थे, ठीक है। तो इस फैक्ट के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हो सकता है उस क्षेत्र को उसके उन्होंने अपने अधीन कर लिया हो, लेकिन ये चेदी नरेश थे और चेदी महाजनपद में आता है जो कि विंध्य क्षेत्र में पड़ता है, और अशोकनगर मध्य भारत में पड़ता है। ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में दिया है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में दिया है ये। चलिए, लेकिन इस फैक्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हर जगह जीके में थोड़ा सा एक, क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कंफ्यूजन रहेगा। और हम जो बात कर रहे हैं वो उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल इज वेरी कंफ्यूजिंग, नोबडी नो अबाउट द रियल फैक्ट। तो उसके बारे में आपको हर जगह से अलग अलग जानकारी मिलेगी, विच इज आई एम टेलिंग यू दैट इज एग्जैक्टली फ्रॉम द महाभारत सीरियल। And even after you will watch that the fact with the other books, there also you will get the same fact. तो चेदी जो था वो विंध्य क्षेत्र में था, हो सकता है उस क्षेत्र में वहां पर आए हों, ठीक है।
तो उत्तर वैदिक काल के बारे में अपन ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा सकते जब तक कि आप उस वैदिक काल को, उन वेदों को ना पढ़ लें। इसलिए जितने फैक्ट्स हैं उतने में अपन संतुष्ट रहें, इस पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन हैं अपन उस पर ही ध्यान दें, उतना ही अपन जीके को अपने अंदर में समाएं, है ना, जो कि आते हैं एग्जाम्स में। बाकी तो हिस्टोरिकल चीज़ है, इसको जितना ज़्यादा अपन पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ही अपना ज्ञान बढ़ेगा हिस्ट्री के बारे में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। लाइक करते जाइएगा मेरी क्लास को, और जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। लगातार मध्य प्रदेश का अगला जिले फिर आएगा, टोटल 52 जिले रहेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं लेके आ रहा हूँ। ए के बाद में बी आएगा, बी के बाद में सी आएगा। जो पहला लेटर रहेगा उससे हम इसको चालू करेंगे और खत्म करेंगे। और डेफिनेटली हेमंत सोनाली जी ने जो बताया है 5 जिलों के ऊपर MCQ सीरीज लेके आए हैं, वो बिल्कुल आपने जो सही सजेशन दिया है उस पर हम लेके आएंगे। हेमंत जी बोल रहे हैं MPPSC की स्ट्रेटेजिक वीडियो, जी हाँ, वो भी मेरे को ध्यान में है, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। वो भी मैं बीच में एक दिन आपको उसकी एक लाइव वीडियो लेके आऊँगा और आपके साथ में चर्चा करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। कल अपन अभी दोपहर 3 बजे फिर मिल रहे हैं और उसके बाद में कल फिर मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू। मैं आपको एग्जाम अभी इसी कमेंट्स में दे दूंगा कि नेक्स्ट जिला कौन